हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक टॉक्सिक लव ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे हीरोइन जांग लेन से, जो कि डम्ब है, वो बोल नहीं सकती। तभी वो देखती है कि उसके पास रखे हुए फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिस पे लिखा था कि जिंगची, जब भी हमारा झगड़ा होता है तो तुम उस गूंगी लड़की के पास चले जाते हो, उसमें ऐसे क्या है, तुम वापस मेरे पास आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जो कि इस ड्रामे का लीड हीरो है और उसका नाम लू जिंगची है और वो जांग लेन का हस्बैंड है। दरअसल उसी के फ़ोन पे मैसेज आया था और ये मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड जियायान का था। तो जिंगची लैन को कहता है कि क्या तुमने मैसेज देखा, तो उस पर लैन मना कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर जिंगची और लैन की शादी हो रही होती है। तो यहाँ पर जिंगची लैन को कहता है कि तुम लू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, और याद रखना मैंने तुमसे शादी ग्रैंडपा के कहने पर की है क्योंकि उनकी लास्ट विश थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि लैन शायद जिंगची को बहुत प्यार करती है। अब जिंगची लैन को बोलता है कि आज मेरी बहन के बेटे का बर्थडे है तो शाम को हमें पार्टी में चलना है। अब बच्चे का नाम सुनकर लैन अपनी पास्ट मेमोरी याद करती है जब वो प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पर मिसेस लू, जो कि जिंगची की मॉम है, वो आकर लैन को बोलती है कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, क्योंकि ये बच्चा भी तुम्हारी तरह ही डम होगा और मैं अपनी फैमिली में तुम्हारी तरह कोई और इंसान नहीं चाहती। लेकिन लैन कहती है कि मैं इस बच्चे को बर्थ देना चाहती हूँ। तो मिसेस लू बोलती है कि नहीं, तुम्हें ये अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा। तो लैन बोलती है कि जिंगची भी यही चाहता है। तो उस पर मॉम झूठ बोल देती है। वो कहती है कि हाँ, वो यही चाहता है और वो तो यहाँ पर आया भी नहीं। तुम सोचो वो इस बच्चे से कितनी नफरत करता होगा कि वो यहाँ पर आया ही नहीं। अब ये सुनकर लैन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिंगची और लैन दोनों पार्टी में आए होते हैं। यहाँ पर मॉम और सिस्टर वान जिंगची को देखकर तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन लैन को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। यहाँ पर सिस्टर वान लैन को कहती है कि अब तो तुम्हें भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो लैन जैसे ही बेबी के बारे में कुछ बोलने वाली होती है तभी मॉम उसे डांट कर चुप कर देती है और बोलती है कि इस फैमिली में एक डम मेंबर काफ़ी नहीं है, जो हमें और भी गूंगे बहरे लोग चाहिए, और ये लू फैमिली के लिए कितनी शेमफुल बात होगी। अब ये सारी बातें सुनकर लैन को बहुत बुरा लगता है। तो जिंगची भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है। ये बोलकर लैन को वहाँ से ले जाता है। अब गाड़ी में जाकर जिंगची लैन को बोलता है कि क्या हमें भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए अब। तो उस पर लैन कहती है कि नहीं नहीं, मॉम ठीक कहती है, हमें बेबी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता वो भी मेरी तरह ही हो। तो उस पर जिंगची कहता है लेकिन कल रात मैंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की थी। तो उस पर लैन कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने पिल ले ली थी। अब लैन फिर से पास्ट की बातें याद करती है जब ग्रैंडपा उसे लेकर अपने घर आए थे जब वो छोटी थी। तो वो जिंगची से कहते हैं कि ये लैन है और आज से ये हमारे ही घर में रहेगी और तुम इससे बड़े हो तो तुम इसका ख्याल रखना। तो उस पर जिंगची कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा लैन का ध्यान रखूंगा। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लैन सोचती है कि प्रॉमिस तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंगची की गर्लफ्रेंड यान आ जाती है और वो जिंगची को बोलती है कि तुम लैन के साथ क्या कर रहे हो। तो जिंगची लैन को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है और यान को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तभी यान सीट पर स्प्रे करती है। तो जिंगची पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो यान कहती है कि मैं सीट डिसइंफेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद यान जिंगची को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें बार बार लैन से डाइवोर्स लेने के लिए बोलती हूँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। तो उस पर जिंगची कहता है कि तुम मुझे बार बार ये बात मत बोलो, मैं तुम्हें इनफ मनी देता रहूँगा जब तक हम लोग रिलेशन में हैं और हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। और फिर यान जिंगची के फेस पर एक किस कर लेती है और ये सब लैन बाहर से देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। तभी पीछे से लैन की फ्रेंड सीनिंग आ जाती है जिसे देखकर लैन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो निंग कहती है क्या जिंगची तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव करता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो उस पर लैन मना कर देती है। तो निंग उसे कहती है कि चलो हम कॉफ़ी पीते हैं और हमें पता चलता है कि लैन सीनिंग की मिल्क शॉप पर काम करती है। तभी वहाँ पर लैन की टक्कर एक कॉलिग से हो जाती है। दरअसल उसे अपना ऑर्डर डिलीवर करने जाना था और उसे लेट हो रहा था, लेकिन अब उसके पैर में भी चोट लग गई है। उधर लैन की ड्रेस भी खराब हो जाती है। तो सीनिंग बोलती है उस कलीग को कि तुम आराम करो और लैन तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो, हम ये ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक होटल में जाते हैं डिलीवरी के लिए। तभी वहाँ पर सामने से यान आ जाती है और वो लैन को यहाँ पर देखकर उसे काफ़ी इंसल्ट करती है। वो बोलती है कि तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि जिंगची तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ तुम्हें एक पेट की तरह रखता है। जब उसका मूड अच्छा होता है वो तो भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है, तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती और उसे
उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। तभी ये सारी बातें वहाँ खड़ी निंग भी सुन लेती है और वो यान की काफ़ी इंसल्ट करती है, उसे खूब सुनाती है। इस पे यान को भी गुस्सा आता है और जैसे ही वो निंग को मारने वाली होती है तो निंग उसका हाथ पकड़ कर उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर जिंगची आ जाता है और वो लेन को यहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे और तुमने ये कपड़े कब चेंज किए, तुम किससे मिलने आई हो। उसे यहाँ देखकर वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो लेन की कोई बात सुने बिना यान को लेकर यहाँ से चला जाता है। और निंग ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा करती है। वो जिंगची के पास जाती है, वो बोलती है कि मौसम इतना ख़राब है, तुम्हें लेन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ना कि यान को। तो उस पर जिंगची कहता है कि तुम होती कौन हमारे बीच बोलने वाली, और जैसे वो यहाँ आई है वैसे खुद चली भी जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में जिंगची अपने घर होता है और वो अपने हाउस हेल्पर को बोलता है कि घर के अंदर किसी को भी ना आने दे। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में लेन बारिश में काफ़ी भीगी हुई घर आती है। वो काफ़ी नॉक करती है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हाउस हेल्पर जाकर जिंगची को बताती है कि मैम डोर पर बेहोश हो गई है। तभी जिंगची फटाफट उसे कैरी करके रूम में लाता है और उसे मेडिसिन देता है। अब जब लेन को होश आता है तो वो जिंगची को सॉरी बोलती है। तो जिंगची कहता है कि तुम आज से सीनिंग की कॉफ़ी शॉप पर काम नहीं करोगी। तो उस पर लेन कहती है कि मैं वहीं पर काम करूँगी, मुझे वहाँ काम करना अच्छा लगता है। तो सीनिंग कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी जॉब दिला दूंगा, लेकिन लेन मना कर देती है। तो उस पर जिंगची को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया है ना कि तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगी, ना ही उससे कोई कॉन्टैक्ट करोगी, और ये बोल के चला जाता है। तो ये सुनकर लेन काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो जिंगची के पीछे पीछे जाती है और उसे डाइवोर्स पेपर देती है और बोलती है कि चलो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। तो जिंगची बोलता है कि ये तुम सीनिंग के कहने पर कर रही हो ना। तो लेन कहती है कि नहीं नहीं, ये इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, ये मेरा डिसीजन है, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से देना चाहती हूँ। तो उस पर जिंगची कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस घर से एक पैसा नहीं मिलेगा, और बल्कि लो फैमिली ने तुम्हारे ऊपर बचपन से अब तक जितना भी पैसा स्पेंड किया है वो सब तुम्हें मुझे वापस करना होगा। तो उस पर लेन कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा पैसा दे दूंगी। तो जिंगची कहता है कि तुम कैसे दोगे, तुम तो बोल भी नहीं सकती हो, तुम बाहर कैसे सर्वाइव कर पाओगी। तो लेन कहती है कि एक बार हमारा डाइवोर्स हो जाएगा तो तुम यान से शादी कर लेना, फिर तुम दोनों हमेशा साथ में रहना। अब ये सुनकर जिंगची को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी डाइवोर्स दूंगा जब तुम सारा पैसा वापस कर दोगी। अब ये सुनकर लेन थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंगची, यान, सीनिंग और उसका ब्रदर शियाओ ये चारों साथ में बैठे होते हैं। दरअसल शियाओ जिंगची का बचपन का स्कूल फ्रेंड होता है। अब जिंगची सीनिंग को यान से सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन निंग मना कर देती है। तो श्याओ भी निंग को समझाता है कि जिंगची बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसकी बात मान लो और यान को सॉरी बोल दो। लेकिन निंग बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। तो अब इस पर श्याओ जिंगची को कहता है कि तुम्हें तो पता है कि निंग कितनी ज़िद्दी है, तो मैं ही उसके बिहाफ पर सॉरी बोल देता हूँ। तो इस पर जिंगची कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें टेबल पर रख के सारी वाइन पीनी होगी। तो श्याओ जैसे पीने के लिए बोतल उठाता है तो निंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि ठीक है, अपोलोजाइज करना है तो ठीक है। फिर वो एक बोतल उठाकर यान को मारने वाली होती है तो शियाओ उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाती है और लेन को यहाँ पर देखकर जिंगची गुस्सा करता है। लेन यहाँ पर कहती है कि मैं सीनिंग की तरफ से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन तुम सीनिंग को परेशान मत करो। तो यहाँ पर यान कहती है कि ठीक है। तो उस पर लेन उसके सामने बॉ करती है। तो यान कहते हैं कि तुमने तो बॉ किया है, मुझे तो वॉइस में सॉरी सुनना है। तो उस पर सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसको पता था कि यान बोल नहीं सकती, फिर भी वो उसे वॉइस में सॉरी बोलने के लिए कहती है। तो इस पर लेन कहते हैं कि ठीक है। फिर वो अपने गाल पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है। अब ये देखकर यान बड़ी खुश होती है। फिर वो उसे नील डाउन होने के लिए कहती है तो लेन नील डाउन हो जाती है। अब ये देखकर जिंगची को काफ़ी बुरा लगता है और वो लेन को कैरी करके वहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ पर यान का फेस तो देखने लायक होता है और सीनिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब जिंगची लेन को घर लेकर आता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तो लेन उसको बोलती है कि प्लीज़ मैं आज के बाद कभी निंग की शॉप पर काम करने नहीं जाऊँगी, तुम उसके लिए प्लीज़ कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। तो इस पर जिंगची कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं कल ही उसकी शॉप को तोड़वा दूंगा। तो उस पर लेन उससे रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी जिंगची को पास की कुछ बातें याद आती है। जब जिंगची काफ़ी परेशान था तो लेन उसके पास आकर उसे कंसोल करती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम परेशान मत हो। और फिर जब लेन को कुछ लड़कियाँ परेशान करती है तो जिंगची आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। तो प्रेजेंट में जिंगची लेन को बोलता है क्योंकि हम लोग पास्ट में फ्रेंड थे, तो इसीलिए मैं इस बार सीनिंग को तुम्हारे कहने पर माफ़ कर देता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम होगा। और फिर जैसे ही वो लेन को किस करने वाला होता है तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है।
और ये यान का फ़ोन होता है जो जिंगची को मिलने के लिए बुलाती है। तो जिंगची भी जाने लगता है। तो उस पर लैन कहती है कि ठीक है तुम जाओ। फिर वो सोचती है कि जिंगची तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इस बात का दिखावा करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट सीन में लैन निंग के पास अपना रेजिग्नेशन लेकर जाती है। तो इस पर निंग लैन को जॉब छोड़ने के लिए मना करती है और उसे बहुत समझाती है, लेकिन लैन उसकी बात नहीं मानती। उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई और वहाँ से जाने लगती है। तभी लैन को चक्कर आ जाते हैं। तो निंग और श्याओ उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि लैन प्रेग्नेंट है। लेकिन लैन डॉक्टर को बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो प्रोटेक्शन ली थी। तो इस पर डॉक्टर बोलता है कि कोई भी प्रोटेक्शन 100% काम नहीं करती है और अब तुम दवाई लो और आराम करो। तो इस पर निंग कहती है कि अब हमें जिंगची को बता देना चाहिए इस बारे में। तो लैन मना करती है। वो कहती है कि वो और उसकी फैमिली तो मुझसे बच्चा चाहते नहीं है, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो उसे अबॉर्ट करा देंगे, लेकिन मैं इस बच्चे को बर्थ देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम दोनों इस बात को सीक्रेट रखना। तो इस पर निंग कहती है कि मैं और मेरा भाई तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में जिंगची लैन को बोलता है कि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, और ये बोलकर वो उसे सोफे पे पीछे की तरफ पुश कर देता है। लेकिन लैन बोलती है कि अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। लेकिन जिंगची को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है और वो उस पर शाउट करता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लैन को निंग का मैसेज आता है, जिसमें वो बोलती है कि मैंने जो तुम्हारी फ़ोटो सोशल नेटवर्क पर अपलोड की थी वो वायरल हो गई है, अब तुम इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने वाली हो। और कल ही मुझे एक क्लोथिंग ब्रांड ने अप्रोच किया है, वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए एक प्रमोशनल वीडियो शूट करो। इसके लिए वो तुम्हें अच्छा खासा पे भी करेंगे। अगर तुम्हें अपने बेबी के लिए पैसे कमाने हैं तो तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस पर निंग भी हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में लैन और निंग जीटोंग क्लोथिंग ब्रांड के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर उन्हें ड्रेस के बारे में सारी चीज़ें बताता है। फिर वो लैन को कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए, लेकिन तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो लैन को साइन करने के लिए मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यान आ जाती है और वो बोलती है लैन को देखकर, क्या यही है जो ड्रेस का प्रमोशन करेगी? तो उस पर वो लोग हाँ बोलते हैं और वो लैन को काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है। ये सब सुनकर निंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पर निंग और यान की काफ़ी आर्ग्यू हो जाती है। इस पर मैनेजर बोलती है कि आप लोग आर्ग्यू मत कीजिए, मेरे पास इसका सोल्यूशन है कि लैन और यान दोनों ही इस ड्रेस को ट्राई करेंगे और जिस पर भी ये ड्रेस ज़्यादा सूट करेगी वही इस ड्रेस का प्रमोशन करेगा, जिस पर सब लोग मान जाते हैं। फिर वो लोग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले यान ड्रेस को ट्राई करती है, जो काफ़ी इतराती हुई बाहर आती है, जिसमें वो सो लग रही थी। उसके बाद लैन की बारी आती है। जब वो ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये ड्रेस जैसे लैन के लिए ही बनी है। और तभी वहाँ पर जिंगची आ जाता है, जो लैन को देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मेकअप करने के लिए मना किया था और उस ड्रेस में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, इसे अभी उतारो और इसे यान को दे दो। अभी सुनकर यान तो बहुत खुश हो जाती है। तो अब लैन जैसे ही ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो जिंगची कहता है कि इसे यहीं पर उतारो सबके सामने। अब ये सब सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो निंग उसे मना करती है। तो लैन कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो जिंगची तुम्हें परेशान करेगा और तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो। और ये बोलकर वो अपनी ड्रेस ओपन करने लगती है। तभी जिंगची अपना ब्लेजर लेकर उसे कवर करके अंदर ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिंगची लैन को पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो लैन कहती है कि मुझे लू फैमिली का पैसा वापस चुकाना है, तभी तो तुम मुझे डाइवोर्स दोगे, ये तुमने ही कहा था। तो डाइवोर्स की बात सुनकर जिंगची गुस्सा करता है। वो कहता है कि मेरे सामने दोबारा डाइवोर्स की बात मत करना। तो उस पर लैन कहती है कि आखिर तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? हमारा रिश्ता ही क्या है? तुमने शादी सिर्फ मुझसे ग्रैंडपा के कहने पर की थी, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तो हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है और मैं इस रिश्ते से अब थक चुकी हूँ। अब मैं किसी और से प्यार करना चाहती हूँ, किसी और को डेट करना चाहती हूँ। और इस पर जिंगची कहता है तुम किसे डेट करना चाहती हो? तो लैन कहते हैं मैं किसी को भी डेट करूं, पर कम से कम तुम्हें तो नहीं करूंगी। और ये बोलकर वहां से चली जाती है और जिंगची भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैन को कुछ बैड बॉयज परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगची आकर उन लोगों को एक एक पंच लगाता है और लैन को कैरी करके घर ले आता है। फिर वो लैन के पैर पर मेडिसिन लगाता है और वो लैन को बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम इस घर से दूर क्यों जाना चाहते हो, मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? तो इस पर लैन बोलती है क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ यान को प्यार करते हो, तुम उसके लिए कितने भी पैसे खर्च कर देते हो, और लेकिन मेरे लिए पैसे खर्च करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना पड़ता है, बल्कि तुमने तो मुझसे वो सारे पैसे भी मांग रहे जो तुमने अब तक मुझ पर स्पेंड किए हैं। तभी लैन के फ़ोन पर निंग का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मुझे घर में कैद कर लिया गया है और मेरा कैमरा भी ले लिया गया है, लेकिन मैंने तुम्हारी कुछ
फ़ोटोज़ बचा कर रख ली थी जो मैंने तुम्हें भेज दी हैं। अब ये मैसेज पढ़कर जिंगची को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम अभी भी निंग के साथ ये सब काम कर रही हो, तुम फिर से यही काम करना चाहते हो, और वो गुस्से में जाकर उन सारी फ़ोटोज़ को फाड़ने लगता है। इस पर लैन उसे काफ़ी मना करती है, लेकिन जिंगची उन फ़ोटो को जला देता है। अब लैन बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और जिंगची उसे कहता है कि आज के बाद तुम निंग से कभी नहीं मिलोगी। तो लैन कहती है कि निंग मेरी इकलौती फ्रेंड है, अगर मैं उससे नहीं मिलूंगी तो किससे मिलूंगी। तो जिंगची कहता है कि तुम्हें फ्रेंड की क्या ज़रूरत है, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए। तो उस पर लैन कहती है कि तुम तो इतने सारे लोगों के बीच घिरे रहते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और तुम तो मुझे एक पेट की तरह रखते हो कि जब तुम्हारा मन करता है तब मेरे पास आ जाते हो। अब ये सुनकर जिंगची लैन को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम कोई पेट नहीं बल्कि मेरी फैमिली हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद वो लैन को बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे नूडल्स बना के लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंगची लैन को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है क्योंकि आज लैन का बर्थडे होता है। तभी वो लैन को बोलता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, तब तक तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर करो। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो घर जाता है तो वहाँ पर उसने लैन के लिए गिफ्ट रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यान आ जाती है। वो बोलती है कि क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है। तो इस पर जिंगची बोलता है कि नहीं, ये लैन के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। अब ये सुनकर यान काफ़ी जेलस फील करती है और फिर वो उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसकी पॉकेट से वो नेकलेस निकाल लेती है और फिर उसे पहनकर वो एक फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। और उधर लैन भी यान की ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर देख लेती है और उसे यहाँ पर जिंगची का वेट करते हुए भी काफ़ी देर हो जाती है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक वर्कर आता है। वो बोलता है कि मैम, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, मिस्टर लू ने ये केक ऑर्डर किया था आपके लिए। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और लैन वहाँ पर अकेले ही बैठकर कैंडल ब्लो करती है और अपने लिए विश करती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और अकेले ही केक को खाने लगती है। और उधर अब यान चुपके से उस गिफ्ट को जिंगची के पॉकेट में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। तो अब जिंगची जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचता है, वो वहाँ के ओनर से पूछता है कि लैन कहाँ गई है। तो ओनर बोलता है कि रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया था, तो मिस लैन अकेले ही पूरा केक खाकर चुपचाप यहाँ से चली गई है। अब ये सुनकर जिंगची को लैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में जिंगची लैन को मनाने के लिए उसे वो एक गिफ्ट देता है, जिसे देखकर लैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जिंगची को बोलती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मुझे बिना डिग्निटी वाला डॉग समझा हुआ है कि तुम मेरे सामने किसी की भी झूठी चीज़ फेंको मैं उसको ले लूँगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो, जब चाहो मेरे पास आते हो, जब चाहो चले जाते हो। अब ये सारी बातें सुनकर जिंगची को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम दिन पर दिन रेबेलियस होती जा रही हो, मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊंगा, और वो उसको ले जाकर एक रूम में लॉक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में निंग लैन को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं करती। तभी अपने भाई श्याओ को कहती है कि लगता है लैन के साथ कुछ हुआ है। तो उस पर श्याओ कहता है कि उनका फैमिली मैटर है, तुम उसमें इंटरफेयर मत करो। तो निंग कहती है कि आज उसका बर्थडे है और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने उसे विश ना किया हो, तुम प्लीज़ पता लगाओ उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन श्याओ मना कर देता है, लेकिन निंग उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, बोलती है प्लीज़ एक बार पता लगाओ उसके साथ क्या हुआ है। तो अब श्याओ मान जाता है और लैन के घर चला जाता है। वो वहाँ पर नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो सोचता है कि काफ़ी रात हो गई इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी लैन अंदर से नॉक करती है तो श्याओ सुन लेता है और वो बोलता है कि अंदर कौन है। कहता है कि लैन, अगर तुम हो तो 2 बार नॉक करो। तो लैन 2 बार नॉक करती है। अब श्याओ समझ जाता है कि अंदर लैन है। फिर वो दरवाजे को तोड़कर देखता है तो लैन की हालत बहुत ही बुरी होती है। फिर वो फटाफट से लैन को कैरी करके हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर श्याओ को बताते हैं कि अच्छा हुआ तुम लैन को ठीक टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, अभी वो ठीक है, उसका बेबी भी ठीक है, लेकिन वो बहुत वीक है, उसे अपने बेबी की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका मिसकैरेज हो सकता है। अब ये सुनकर श्याओ लैन के पास जाता है, उसको बोलता है कि तुम ठीक हो, चलो अब घर चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में श्याओ लैन को लेकर घर आता है तो जिंगची दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वो श्याओ पर शक भी करता है और उसे काफ़ी कुछ सुनाता है। तो श्याओ यहाँ से चला जाता है। फिर वो लैन को बोलता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। तो उस पर लैन उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और ना ही तुम्हें मेरी बॉडी की कोई केयर है। तुम मुझे अपनी डिज़ायर और सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे पास आते हो और तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। और वो उसको बोलती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो जिंगची मना करता है। वो फिर बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो जिंगची अब गुस्से में उसे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से हाफ मंथ के लिए बाहर जाओ और खुद रहो, लेकिन याद रखना यहाँ से तुम्हें कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में लैन जिंगची का घर छोड़ देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अब ना तो उसके पास घर है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। तभी वहाँ पर श्याओ आता है अपनी गाड़ी से और वो लैन को देखकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो। तो अब लैन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो श्याओ कहता है कि प्लीज़ रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है।
क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो उस पर लेन कहती है कि मैंने जिंगजी का घर छोड़ दिया है, अब मेरे पास अपने बेबी की केयर करने के लिए भी पैसे नहीं हैं और वो वैसे ही बहुत वीक है। तो उस पर श्याओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। फिर वो लेन के लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट लेता है, उसे बोलता है कि अब से तुम यहीं पर रहना, और उसे अपना एक कार्ड देता है जिसमें $1 मिलियन होते हैं और बोलता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती हो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में निंग लेन से मिलने आती है, तभी वहाँ पर जिंगची भी आ जाता है और दोनों को साथ में देख लेता है। अब वो लेन से बोलता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने तुम्हें निंग से मिलने के लिए मना किया था, अब इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो लेन कहती है कि प्लीज़ मैं आगे से कभी उससे नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स की बात भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम निंग को हार्म मत करना। तो इस पर जिंगची कहता है कि अच्छा तुम इस महंगे से फ्लैट में भी शाओ की वजह से ही रहती है ना, क्या वो रात को यहाँ पर आता है, यहीं पर रुकता है, क्या वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये सारी बातें बोलकर वो लेन को काफ़ी परेशान करता है। फिर जिंगची बोलता है कि अब देखना मैं इन दोनों भाई बहनों को कैसे सबक सिखाता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीनिंग और श्याओ को एक एक्सीडेंट केस में अरेस्ट कर लिया गया होता है। अब ये सब लेन देखकर काफ़ी परेशान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सब जिंगची ने कराया है। तभी वो जिंगची के पास जाते हैं, उससे बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूँगी, मैं तुम्हारे साथ घर भी चलूँगी, फिर भी तुमने उनको झूठे केस में क्यों फंसा दिया? तो उस पर जिंगची कहता है कि ठीक है तुम घर जाओ और मेरा वेट करो। तो अब लेन घर पर होती है, जहाँ पर वो न्यूज़ में देखती है कि सी फैमिली के शेयर्स भी काफ़ी डाउन हो गए हैं, अब उनकी कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी जिंगची वहाँ पर आ जाता है, तो लेन उससे बोलती है कि प्लीज़ तुम सेनिंग और श्याओ को इस केस से निकाल लो। तो जिंगची कहता है कि इसके लिए तुम मुझसे बैक करो, तो लेन नील डाउन होकर उससे बैक करती है। तो जिंगची कहता है कि तुम्हारा और उन दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें घर, खाना, पानी, कपड़े ये सब लू फैमिली ने दिया है। तो उस पर लेन कहती है कि हाँ मुझे सब याद है कि ये सब मुझे लू फैमिली ने दिया है और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम सीनिंग और श्याओ को इस मैटर से निकाल लो, और मैं हमेशा जो तुम कहोगे वही करूँगी, जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। तो उस पर जिंगची कहता है कि ठीक है मैं उनको लीगल मैटर से तो निकाल सकता हूँ, लेकिन उनके बिजनेस मैटर से मैं नहीं निकाल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगची और लेन दोनों नाइट स्पेंड करते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग लेन देखती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। वो फटाफट हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अभी इंटीमेट नहीं होना है क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और बेबी बहुत वीक है। अब डॉक्टर की बात सुनकर लेन कहती है कि ठीक है मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आकर उसे जिंगची की मॉम के पास ले आते हैं, जहाँ पर जिंगची की मॉम और उसकी सिस्टर उसे जिंगची से डाइवोर्स लेने के लिए बोलती हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तुम उसे डाइवोर्स ले लो, क्योंकि इस फैमिली को एक वारिस चाहिए और हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपने ही जैसे किसी बेबी को बर्थ दो, इसलिए अब तुम उसे डाइवोर्स ले लो। तभी वहाँ पर जिंगची आ जाता है और उसको यहाँ पर देखकर दोनों मॉम और सिस्टर अब बात को पलटने लगते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो साथ में हम डिनर करते हैं। डिनर के बाद अब लेन सोचती है कि अगर मैं जिंगची के साथ वापस गई तो मुझे फिर से इसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, जो मेरे बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो जिंगची को बोलती है कि मैं कुछ दिन ही मॉम के पास रहना चाहती हूँ। तो उस पर जिंगची भी मान जाता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम आकर लेन को एक थप्पड़ मारती है और कुछ डॉक्यूमेंट देकर उस पर फोर्सफुली साइन करने के लिए बोलती है। दरअसल ग्रैंडपा ने लेन के नाम कुछ शेयर्स किए थे, जो उसकी और जिंगची की शादी के 3 साल बाद उसे मिलने थे। अब इसके बाद जिंगची के पास ज़्यादा शेयर हो जाते, अब वो मॉम और सिस्टर वान से ज़्यादा पावरफुल हो जाता कंपनी में, लेकिन मॉम ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो लेन से ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा रही होती है। लेकिन इस बात का पता जिंगची को चल जाता है और वो फटाफट से लेन को लेने वहाँ पहुँच जाता है। वो मॉम को बिना कुछ कहे लेन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जिंगची लेन की काफ़ी केयर कर रहा होता है, तो लेन पूछती है कि क्या जो मॉम ने कहा है वो बात सही है, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ शेयर्स के लिए ही की थी, इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि जब हाफ मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे, क्योंकि हमारी शादी के 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तुमने सिर्फ शेयर के लिए मुझसे शादी की थी, तो प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। तो उस पर जिंगची उसे मना करता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। लेकिन लेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे डाइवोर्स दियो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं कहीं भी जाकर रह लूँगी, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूँगी और सारे शेयर तुम्हारे नाम कर दूँगी। अब ये सारी बातें सुनकर जिंगची को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और फिर जैसे ही लेन पेपर्स पर साइन करने वाली होती है तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर आकर जिंगची को बताते हैं कि मिस लेन स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है और बाकी चेकअप के लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा ताकि रीज़न पता चल सके। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी लेन को होश आ जाता है। तो जिंगची उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है और उसे बोलता है कि तुम टेस्ट करो और किसी तरह की टेंशन मत लो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, तुम कोई स्ट्रेस मत लेना।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान और मोम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वान कहती है कि मोम, ग्रैंडपा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, उसने लैन के नाम इतने सारे शेयर कर दिए, इससे तो जिंगजी हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उस पर मोम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और लैन को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोम अपने कुछ हेल्पर को लेकर लैन के घर जाती है। वो वहाँ पर उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन लैन मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं इस पर जिंगजी के सामने ही साइन करूंगी। उस पर मोम बोलती है कि जिंगजी ने इस पर पहले ही साइन कर दिए हैं, तो अब तुम भी इस पर साइन करो। लेकिन लैन मना करती है, बोलती है कि डाइवोर्स तो लोगों के बीच का मैटर है, हम अपने आप इसको हैंडल कर लेंगे, प्लीज़ आप इंसिस्ट मत कीजिए। लेकिन मोम उसे फिर भी साइन करने के लिए बोलते तो लैन नहीं मानती। फिर मोम अपने दोनों हेल्पर को बोलती है कि इसे पकड़ो, उसे टॉर्चर करो। फिर वो दोनों उसे पकड़कर उसके फिंगर में निडल चुभाने लगती है और उसको टॉर्चर करने लगती है, जो वो सहन नहीं कर पाती। इधर जिंगजी को भी इस बात का पता चल जाता है कि मोम लैन के पास गई है। अब लैन उधर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, तभी जिंगजी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मन ही मन में मोम पे बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर मोम के जाने के बाद वो लैन को बोलता है कि तुम ठीक तो हो, और वो डाइवोर्स पेपर को फाड़ने लगता है, लेकिन लैन उसे मना कर देती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो पर जिंगजी कहता है कि ठीक है, पहले तुम ठीक हो जाओ और हम सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर डाइवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में जिंगजी उस लेडी को पकड़ लेता है जिसने लैन की फिंगर में निडल को चुभवाया था। अब वो जिंगजी से काफी माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब मैंने अपने आप नहीं किया, आपके मॉम के कहने पर किया है, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं आपसे बैक करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर जिंगजी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैन को टॉर्चर करने की। अब अपने गार्ड्स को बोलता है कि जैसे उसने लैन की फिंगर्स में निडल को चुभवाया था, अब वैसे ही निडल्स लाकर इसकी फिंगर में चुभाओ, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यान जिंगजी से मिलने आती है। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए लैन से डाइवोर्स ले लिया है। तो उस पर जिंगजी कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो यान कहती है कि बस मुझे पता चल गया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो इस पर जिंगजी को जवाब नहीं देता और बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उधर हम देखते हैं कि लैन की फिंगर्स ठीक हो गई है। तभी वो श्याओ को मैसेज करती है, वो उसे मिलने बुलाती है। फिर वो उसे मिलने के लिए जाती है और उससे निंग के बारे में पूछती है कि निंग कैसी है। तो श्याओ बताता है कि निंग अब ठीक है और उसे बेल मिल गई है और अब वो घर पर है और हमने एक्सीडेंट हुई वाली फैमिली को कंपनसेट भी कर दिया है। तो ये सुनकर लैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो फिर श्याओ से पूछता है कि तुम बताओ तुम कैसी हो, क्या जिंगजी ने तुम्हें फिर से परेशान किया। तो लैन कहती है कि नहीं, हम दोनों ने डाइवोर्स ले लिया है। तो ये सुनकर श्याओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वहाँ पे यान आ जाती है और वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और फिर वो जिंगजी के पास जाकर लैन और श्याओ के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें लगाती है और वो फोटो भी दिखाती है जो उसने क्लिक की थी। अब ये देखकर जिंगजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब लैन घर पे आती है तो जिंगजी उसे देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। उसे गला पकड़कर उसे बोलता है कि अभी हमारा लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम इतनी इम्पेशेंट हो गई हो कि तुमने नया बॉयफ्रेंड ढूंढना शुरू कर दिया है, और ये बोलकर उसे पीछे धक्का दे देता है। तो लैन कहती है कि ठीक है, फिर हम कब डाइवोर्स लेंगे, मुझे कब डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जिंगजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज डाइवोर्स सर्टिफिकेट दे देता हूँ। फिर वो उसे लेकर सिविल ब्यूरो अफेयर चला जाता है। अब यहाँ पर वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर लैन को दे देता है और उससे बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगा और तुम्हारा लो फैमिली से कोई मतलब नहीं है, अब तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सकती। अब लैन ये सोचती है कि जिंगजी, काश मैंने तुमसे प्यार ही नहीं किया होता, काश तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते तो हमें इस तरह अलग नहीं होना पड़ता। और ये बोलकर वो काफ़ी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। उधर जिंगजी भी काफ़ी सैड होता है। अब जब लैन जा रही होती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने लैन और यान दोनों को किडनैप किया होता है। फिर वो जिंगजी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी दोनों वुमन हमारे पास है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और पुलिस को कॉल मत करना। तभी जिंगजी वहाँ पर चला जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड में से किसे बचाना है, जल्दी से दोनों में से किसी एक को चूज करो और दूसरी लेडी को हमारे लिए छोड़ दो। अब यहाँ पर यान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि जिंगजी प्लीज़ मुझे बचाओ। उधर लैन बेचारे सिर्फ रोती रहती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। तो वो लोग बोलते हैं कि जल्दी बोलो नहीं तो हम दोनों को मार देंगे। तो जिंगजी यान का नाम लेता है तो वो लोग यान को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने अपनी वाइफ को हमारे एंजॉयमेंट के लिए छोड़ दिया। और यान को लेकर जिंगजी वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग लैन को परेशान करने लगते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो लैन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागकर छत से नीचे कूद जाती है। तभी देखते हैं कि जिंगजी भी वहाँ से आ रहा होता है लैन को बचाने, लेकिन तब तक लैन नीचे गिर जाती है। फिर वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है।
जहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि लैन अब आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से शायद उसका इम्पैक्ट उसके वोकल ग्लैंड पर पड़ा है और शायद वो थोड़ा बहुत बोल सकती है। अब ये सुनकर जिंगजी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो लैन को बोलने के लिए कहता है, बट लेकिन लैन कोशिश करने पर थोड़ा बहुत ही बोल पाती है। और वो जिंगजी को बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम ऐसे चले जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। और ये सुनकर जिंगजी भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान जिंगजी से मिलने आती है। वो उसे थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, लेकिन जिंगजी उसे कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो लोग जिंगजी से क्वेश्चन करते हैं कि उस दिन तुमने अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड में से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया, अपनी वाइफ को नहीं बचाया, तो क्या आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं, क्या अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले हैं? उसने क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन जिंगजी कोई जवाब दिए बिना यहाँ से चला जाता है। अब इधर डॉक्टर आकर लैन को बताते हैं कि तुम्हारे ब्रेन टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तो लैन यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर से अपने बेबी के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारे लिए खबर अच्छी नहीं है। दरअसल सिर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारे ब्रेन में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जिससे तुम्हारी मेमोरी अब डिक्लाइन होती रहेगी, तुम धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगोगी। तो क्या इस बारे में हमें मिस्टर लू को बता देना चाहिए? तो उस पर लैन कहती है कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, अब मिस्टर लू को इस चीज़ का अधिकार नहीं कि वो मेरे बारे में कोई भी बात जाने, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ मत बताइएगा। तो उस पर डॉक्टर भी उसकी बात को मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिंगजी का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि बॉस, आपकी मॉम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आपके और मिस लैन के डाइवोर्स की बात बताई है और आपके और यान की शादी के बारे में भी बोला है। अभी सुनकर जिंगजी को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि किसने मेरे बेटे को नाराज़ किया? तो उस पर जिंगजी कहते हैं कि आपने। तो मॉम कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, क्या तुम जियायान से शादी नहीं करना चाहते? वो इतनी अच्छी लड़की है और अब तो तुम्हारा लैन से डाइवोर्स भी हो गया और मैं चाहती हूँ कि अब तुम उससे कभी ना मिलो और तुम जियायान से शादी करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जिंगजी लैन को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से उठाकर अपने घर ले आता है और उससे बड़े साइको तरीके से बोलता है कि अब से तुम यहीं रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा अब से। अब नेक्स्ट सीन में यान जिंगजी से मिलने आती है। वो उसे बोलती है कि मॉम ने कहा था कि हम लोग शादी करने वाले हैं, तो हम लोग कब शादी करेंगे? तो जिंगजी कहता है हम जल्द ही शादी करेंगे। उस पर यान कहती है कि मुझे ना ग्रैंड वेडिंग चाहिए। तो उस पर जिंगजी बोलता है कि ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए ऐसी वेडिंग प्लान करूँगा कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। अब ये सुनकर यान तो काफ़ी खुश होती है और जिंगजी को हक कर लेती है। अब उधर हम देखते हैं कि लैन धीरे धीरे चीज़ों को बोलने लगी है। वो थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ों को भूल जाती है। तब भी वो एक डायरी लिखने का डिसाइड करती है जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ लिखती है, ताकि जब भी वो उसको पढ़े तो उसको अपने बारे में सारी चीज़ें याद आ जाए। अब उधर जिंगजी का असिस्टेंट उसे बताता है कि सर, आपके अकॉर्डिंग हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं और अब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस भी है। अब ये सुनकर जिंगजी काफ़ी खुश होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिंगजी कुछ बड़ी ही प्लानिंग कर रहा है। और उधर हम देखते हैं कि लैन को श्याओ का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि हम लोग ये कंट्री छोड़कर अब्रॉड जा रहे हैं, क्या तुम एक लास्ट टाइम आकर मुझसे मिलोगी? अब लैन यहाँ पर कुछ सोचती है और फिर उससे मिलने का डिसाइड करती है। और यहाँ पर लैन श्याओ के लिए काफ़ी सैड फील करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिंगजी ने ये सब तुम्हारे साथ मेरी वजह से किया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी कंट्री छोड़कर अब्रॉड जाना पड़ रहा है। तो लेकिन इस पर श्याओ कुछ नहीं कहता। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वो देखता है कि लैन थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, तो ये देखकर श्याओ काफ़ी खुश होता है। तो लैन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ और अपनी सारी कंडीशन वो श्याओ को बताती है। तो श्याओ ये सुनकर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चे के फादर बनोगे? ये सुनकर श्याओ काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब लैन से प्यार करने लगा था। लेकिन लैन कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें अपने 10% शेयर दूंगी, जिनकी वैल्यू 10 मिलियन है। तो श्याओ ये कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लैन फिर भी उसे अपने 10% शेयर दे देती है। अब उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजी और यान की शादी का दिन होता है और जैसे ही वो दोनों शादी की ओथ लेने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर जिंगजी एक वीडियो टेप चलवा देता है जहाँ पर वही लेडी होती है जिसने लैन की फिंगर्स में नीडल्स चुभाए थे। और वो जिंगजी को सारी बात बताती है। वो बताती है कि मिसेस लू दरअसल एक बेटा चाहती थी, लेकिन वो एक बेटे को जन्म देती है इस, और आपका बर्थ किसी दूसरी फैमिली में हुआ था और मिसेस लू के कहने पर मैं आपको वहाँ से उठाकर उनके पास ले आती हूँ। और जब कुछ सालों बाद आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को आपके बारे में पता चलता है तो वो आपको लेने के लिए मिस लू के घर आते हैं, लेकिन मिस लू ने घर से बाहर निकलवा देती है। और इतना ही नहीं, वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एक्सटेंड भी करवा देती है ताकि वो आगे से कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। और यहाँ हमें पता चलता है कि यान मिसेस लू की रियल डॉटर है और जिंगजी उनका अडॉप्टेड सन है।
और इसीलिए मिस लू आपको कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस उन्हीं के कंट्रोल में रहे। ये सब देखने के बाद जिंगजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दोनों माँ बेटे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और यान का गला पकड़ लेता है। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि लैन धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस करती जा रही थी। वो कभी कभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी भूल जाती थी। इधर शाओ आकर उसे बोलता है कि आज हमें प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए चलना है और उसके बाद फिर हम शादी के लिए चलेंगे। तो उस पर लैन कहती है कि ठीक है। और इधर जिंगजी लैन के घर से चले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसे पता चलता है कि लैन शाओ के साथ हॉस्पिटल गई है, तो वो भी उससे मिलने के लिए निकल जाता है। और उधर शाओ और लैन डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ से वापस आ रहे होते हैं कि सामने उसे जिंगजी मिल जाता है। वो लैन को पूछता है कि तुम शाओ के साथ क्या कर रही हो। तो उस पर शाओ कहता है कि हम लोग शादी करने वाले हैं। अभी ये सुनकर जिंगजी को काफ़ी गुस्सा आता है। तो शाओ कहता है कि लैन मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जिंगजी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रहता है। अब गाड़ी में जाकर शाओ लैन से पूछता है कि तुम्हें जिंगजी याद है। तो लैन कहती है कि नहीं। तो शाओ उसे बताता है कि जिंगजी तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें लो फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अभी सुनकर लैन कहती है कि ठीक है, फिर हम बड़े भाई को भी अपनी शादी में बुलाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिंगजी के पास डॉक्टर को लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर जिंगजी को लैन के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि लैन सचमुच प्रेग्नेंट है और इतना ही नहीं, सर पे चोट लगने की वजह से अब उसकी मेमोरी भी लॉस होती जा रही है। वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है। तो इस पर जिंगजी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और डॉक्टर को बोलता है कि आपने मुझे इसे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस पर डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे मिस लैन ने मना किया था बताने के लिए और पेशेंट की विश को फुलफिल करना ये हमारी ड्यूटी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि लैन सोकर उठती है और सामने शाओ होता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। तो शाओ उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। ये सब बोलकर उसे याद दिलाता है। फिर उधर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंगजी लैन को ज़बरदस्ती लेकर एक रूम में आता है और उसे अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लैन कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो उस पर जिंगजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसको फोर्सफुली किस करने लगता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन लैन को फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। और तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और वो जिंगजी को लैन के साथ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगजी कहता है कि मैं लैन को लेने आया हूँ और मैं खुद इसका ध्यान रखूंगा। तो उस पर शाओ गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम इसका ध्यान रखते तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। शायद तुम भूल गए हो, आज इसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ये ऐसी। तुमने कभी लैन से प्यार किया ही नहीं, तुमने कभी उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, हमेशा उसे हर्ट ही किया है। अगर तुम सच में उसे प्यार करते तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। तुम सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए इसके पास आते थे। और ये सब सुनाकर वो लैन को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब जिंगजी भी उसकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान होता है और उसे अब अपनी गलती रियलाइज़ होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें लैन और शाओ की वेडिंग का दिखाते हैं, जिस पर जिंगजी लैन को लेकर शाओ के पास जाता है और उसका हाथ शाओ के हाथ में देता है। और जैसे उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है तो जिंगजी काफ़ी अपसेट होकर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब मॉर्निंग में लैन जब उठती है तो फिर से सब कुछ भूल जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसकी शादी हो गई है। फिर उसे अपने ड्रॉर में वही डायरी मिल जाती है जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी रोती है और उसे सब कुछ थोड़ा सा याद आ जाता है। और फिर वहाँ से वो जिंगजी के पास चली जाती है। जिंगजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है शाओ के साथ। लेकिन लैन वापस नहीं जाना चाहती, वो वहीं पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जिंगजी मना करता है। तो लैन बाहर ही बैठ जाती है, लेकिन वो शाओ के पास नहीं जाती। तो जिंगजी उसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी शाओ भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और वो लैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लैन मना कर देती है। जिंगजी भी उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती, वो जिंगजी के पास ही रुकना चाहती है। अब यहाँ पर शाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि लैन जिंगजी के साथ ही रहना चाहती है, वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। फिर वो जिंगजी को बोलता है कि तुम उसका ध्यान रखना, मैं तो जस्ट इसकी हेल्प कर रहा था, ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, तुम्हें ही पसंद करती है, तो प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना और इसे इसकी अच्छी मेमोरीज याद दिलाने में इसकी हेल्प करना। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिंगजी और लैन दोनों ही वेडिंग ड्रेस में बैठे होते हैं और यहाँ पर जिंगजी लैन को उसकी पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज याद दिलाता है और इसके बाद वो उसे हग कर लेता है। फिर वो उसको आई लव यू बोलकर बड़े प्यार से किस कर लेता है और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।